हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो 2023 का जो मेंस का बैच है, अभी हम लोग वो पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट की एक क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वाली क्लास जाके देख लेना, क्योंकि आज की क्लास तभी आपको समझ में आएगी जब आप वो वाली क्लास देख चुके हो। क्योंकि देखो, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो मैं पहली क्लास के अंदर समझा चुका हूँ कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए। देखो, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कुछ भी ना एक मैजिक नहीं है। कुछ भी करना मतलब ये ऐसे नहीं कि आपने चुटकी बजाया और हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी करनी पड़ेंगी। वो अलग बात है कि मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जिसकी मदद से आप थोड़ा सा मतलब इजी कर सकते हो। मतलब अभी जितना डिफिकल्ट आपको क्लोज टेस्ट लगता है, उसके मुकाबले थोड़ा सा इजी आपको लगने लग जाएगा अगर आप मेरे बताए गए तरीके को फॉलो करते हो। लेकिन ऐसा मैं गारंटीड नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि मतलब मेरे बताए गए तरीके को सिर्फ करके चले जाओ, तुम ये सारे स्टेप्स मत करो, बस मेरे बताए गए तरीके को करके चले जाओ और तुम्हारे सारे सही होंगे। बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को। और अगर कोई टीचर तुम्हें कहता है कि हाँ ये वाले स्टेप्स है, ऐसे ऐसे करके चले जाओ, ये करके चले जाओ, ये करके तो और तुम्हारे सारे से हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत कह रहा है, वो ध्यान रखना। देखो, कहने का मतलब क्या है, क्लोज टेस्ट को क्या है, सबसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसके जरिए एग्जामिनर सच में ये समझ सकता है कि बच्चे को इंग्लिश कितनी आती है। क्या वो सिर्फ वोकैब को रट के आया है? क्या वो सिर्फ ग्रामर के घिसे पिटे टॉपिक को रट के आया है कि इसके साथ टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, या एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ जाएगा? क्या वो सिर्फ ये रट कर आया, या वाकई में उसको इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी आपको? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है, सबसे पहले तो आपको बताया, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो भैया ग्रामर के टॉपिक्स तो आप पढ़ोगे ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, टेंस, वॉइस, नरेशन, सारी चीज तो आप करोगे। ये बिना करे तो आपका काम होने वाला नहीं है। ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता, मैं आपसे कहता हूं कि बताओ हैप्पी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है? अब आपको पता ही नहीं कि है। आप कह रहे हो हैप्पी सर, हैप्पी जो है ना, हैप्पी सर एक नाउन है। मैं आपसे पूछता हूं फिर हैप्पीनेस क्या है? फिर आप कहोगे सर हैप्पीनेस भी नाउन है, तो आप गलत कह रहे हो। तो हैप्पीनेस नाउन है, माना मैंने, लेकिन हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है क्लोज टेस्ट को करने के लिए। मस्ट बी गुड एट वोकैबुलरी। आपने वोकैब याद ही नहीं कर रखी और आप रोने बैठ जाते हो कि सर हमसे तो क्लोज टेस्ट हो ही नहीं रहा, कैसे हो जाएगा? मैजिक नहीं है, कुछ भी ट्रिक्स काम नहीं आती क्लोज टेस्ट के अंदर। क्लोज टेस्ट में एक ब्लैंक आ गया, नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों अलग अलग वोकैब है और तुम्हें इसमें से किसी की मीनिंग नहीं पता, तो तुम कैसे फिल कर दोगे? मैं कहता हूं तुम दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा के देख लो, जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि इनका क्या मतलब है। अगर धुंधला धुंधला भी याद आ रहा है, कहीं ना कहीं तुमने याद कर रखा कि यार इसका मतलब तो होता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करता है। और ब्लैंक में रिक्वायरमेंट एक नेगेटिव वर्ड की ही है, मतलब यहां पर एक नेगेटिव बात की जा रही है, तो वहां पर आप अपने अनुमान के आधार पर लगा दोगे। लेकिन आप सोचो कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इन वोकैब का मतलब क्या, बिल्कुल भी नहीं पता आपको, तो आप इस ब्लैंक को कैसे फिल कर लोगे ना? तो वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। मस्ट डेवलप बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, और जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहली क्लास देखी थी तो यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रीड डेली। आपको डेली आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग किस चीज की करनी है? जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है इंग्लिश की, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये चारों क्लासेस की कम से कम ले लो आप, 9, 10, 11, 12। हर क्लास के अंदर दो दो बुक्स होती है इंग्लिश की, आप उठाना और उनको रीड करना शुरू करो। देखना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी होती चली जाएगी। मात्र 30 दिन आप करके देखो, आपको रीड करना पड़ेगा। देखो, बिना रीडिंग की अगर आप सोचोगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ध्यान रखना, बिना रीडिंग के आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर ही नहीं सकते। ध्यान रखना, रीडिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे ना, आपका थॉट उस चीज को, एक चीज बताओ मुझे, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बॉडी बनानी है, ठीक है, अगर आप चाहते हो मसल बिल्ड करना, तो आप जिम जाओगे, है ना, आप वेट्स को उठाओगे, या सिर्फ जिम में जाने से हो जाएगा काम? नहीं ना, जिम जाकर आप क्या करोगे? वेट ट्रेनिंग करोगे, वेट्स उठाओगे, तब जाके आपका जो मसल है वो गेन होगा, आपका जो मसल है वो बिल्ड होगा। अब ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपनी मतलब जो रीडिंग की जो, मतलब कॉम्प्रिहेंड करने की जो आपकी पावर है, मतलब आपने कुछ पढ़ा और उसको आप समझ गए, क्या ये एक दिन में हो जाता है कि आपने इंग्लिश की लाइंस पढ़ी और धड़ाधड़ धड़ाधड़ आपको समझ में आते जा रही है? नहीं होगा ऐसा भाई, नहीं होगा ऐसा। जब तक आप डेली, आप एक काम को अगर डेली कर रहे हो, सोचो अगर आप डेली रीड कर रहे हो, डेली आप एक एक दो दो पेज पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में जब जाकर आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो कुछ भी आपको नया नहीं लगेगा।
यानी कि डेली आप उस चीज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ऐसे आप एग्जाम में गए, पढ़ के समझ में आ जाएगा। अब आप यहां बिना पढ़े एग्जाम में चले गए, एग्जाम में सीधा पढ़ रहे हो, तो पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आप इस चीज से रिलेट कर पाओगे कि आप शब्दों को तो पढ़ रहे हो स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम में, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको उनकी हिंदी नहीं बना पा रहे, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे कि यार बोल क्या रहा है इसके अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर। वाई? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो घर पे रीडिंग ही नहीं करते। जब तक आप अपने आप को, एक तरह की मेडिटेशन है ये भी भाई, अपना जो माइंड है ना वो आपको कंसंट्रेट करना है। देखो क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड 100 जगहों पर भागता है एग्जाम के अंदर, ऐसा होता है, और उसको कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। और वो कंसंट्रेशन एकदम से नहीं आती है, जब आप डेली घर पर रीड करोगे, करते करते आप उसको अपनी हैबिट के अंदर ले आओ। समझ में आ रही है बात मेरी कि नहीं आ रही है? बहुत जरूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप इस चीज को कर लेते हो कि आप डेली रीड कर रहे हो, डेली रीड कर रहे हो, तो एग्जाम में जाकर कुछ भी रीड करना आपको नया नहीं लगेगा, और वो कॉन्सेंट्रेशन पहले से आपने बना ली कि हाँ मैंने यहाँ पर भी पढ़ा, एग्जाम में मुझको पढ़ना, खत्म। तो डेली आपको रीडिंग करनी है। मैजिक नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैजिक नहीं है। मैं तुम्हें कोई बावला या पागल नहीं बनाना चाहता कि हाँ मेरा ये कर लो या मेरा वो कोर्स कर लो और मेरे ये ट्रिक्स कर लो, क्लोज टेस्ट नहीं होगा। हाँ, पैराजंबल में ट्रिक्स लगती हैं जो कि मैंने तुम्हें पूरी की पूरी समझा दी हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए इसमें ट्रिक लगे ही ना। भाई मेरी बताई गई जो ट्रिक्स है, जो मेरे 6 गोल्डन रूल्स है जिसकी आप लोग तारीफ करते हो कमेंट्स में जा जाकर, क्या वो पत्थर के लकीर है कि वो बदल नहीं सकता, या मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा मास्टर हो गया, या मेरे को इंग्लिश की बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई? नोबडी इज परफेक्ट। मैंने जो रूल्स बनाए हैं, जो मैंने चीजें बताई है, 99% में वो फिट हो जाएगा। क्या पता 1% में फिट ना हो, तो क्या करोगे आप? क्या मेरे को दोष दोगे कि सर आपने बताया था लेकिन वो चीज तो फिट हुई नहीं? सर 5 क्वेश्चन आए थे पैराजंबल के, सर 4 तो कर दिए, एक नहीं हुआ, मतलब आपकी गलती नहीं भाई। मैं तो फिर से कह रहा हूं, जैसे ऐड आती है ना, किसी भी आप देखोगे फ्लोर क्लीनर की ऐड आती है, तो उस पर क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि ये जो हमारा फ्लोर क्लीनर है ये 99.9% बैक्टीरिया को मारता है, जर्म्स को मारता है। ऐसी मैं भी कह रहा हूं कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 99% चीजों में लग जाएंगे, हो सकता है 1% चीज में ना लगे। तो वहां पर आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी इंग्लिश के समझने की जो क्षमता है, वो काम आएगी वहां पर। तो इसीलिए इंग्लिश को पढ़ा करो, रट्टू तोता बन के मत जाओ एग्जाम के अंदर। इंग्लिश बड़ी प्यारी चीज है, देखो इंग्लिश बड़ी ही प्यारी चीज है, और बड़ी ही देखा जाए ना तो आसान चीज है। बस क्या है ना, इसको आप डेली हैबिट में लेके आओ, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है मेरे भाई। और लैंग्वेज आप जब तक डेली, भाई हिंदी हम लोगों को क्यों आती है? क्या हम लोगों ने हिंदी बोलना सीखा है? नहीं ना, हम लोगों ने हिंदी बोलना सीखा नहीं है। हिंदी हम लोग क्या है, बचपन से सुन रहे हैं, अपने आसपास माहौल में घर में बात करते हुए हम लोग डेली 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 थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते अपने आप सीख गए। ऐसे इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज ही है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। भाई साइंस को समझने के लिए दिमाग चाहिए, इंग्लिश को समझने के लिए क्या दिमाग चाहिए? बस डेली उसको हैबिट में ले आओ, अपने आप आ जाएगी वो, तो उठा के पटक दो, क्या दिक्कत है? बड़ी चीज नहीं है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए डेली रीडिंग करो, रीड द क्लोज टेस्ट केयरफुली। अब यहां से मेन बात शुरू करते हैं, क्लोज टेस्ट आपको कैसे करना है। सबसे पहले वन गो में आपको क्लोज टेस्ट को पढ़ जाना है। वन गो में जो ब्लैंक्स होते हैं बीच बीच में, उसको इग्नोर करते हुए वन गो के अंदर क्लोज टेस्ट को पढ़ जाना। कम से कम आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्लोज टेस्ट किस बारे में है। लेकिन फिर से वही बात, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डेली रीडिंग की हैबिट होगी। मस्ट रिकॉग्नाइज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस की कैटेगरीज अलग अलग होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर समझा रखा, दोबारा नहीं समझाने वाला, बहुत लंबा टॉपिक है। अंडरस्टैंड कोलोकेशंस। कोलोकेशंस क्या होते हैं? देखो नीचे एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ड्स के जो कि फिक्स्ड होते हैं, जो कि आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ दे रखे हैं, जैसे पे अटेंशन, अटेंशन के साथ पे लगाते हैं ना, ध्यान दो के, लेकिन ये तो नहीं बोलते कि गिव अटेंशन, क्या बोलते हैं? पे अटेंशन। फास्ट फूड, फास्ट का मतलब तो तेज होता है। अब आप कहोगे सर फास्ट फूड का मतलब क्या तेज खाना? नहीं, फास्ट फूड का मतलब आपको पता ही है, इधर उधर का खाना, जो रोड साइड खाना होता है। मेक अ मिस्टेक, गलती करना, करने को वैसे तो डू बोलते हैं, तो डू अ मिस्टेक क्यों नहीं बोलते, मेक अ मिस्टेक क्यों बोलते? क्योंकि कॉलोकेशन है। तो कुछ कॉलोकेशन के इंपॉर्टेंट पेयर्स यहाँ पर मैंने दे रखे हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हो, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है पहली क्लास के ऊपर, अब तक उसको कितने लोग देख चुके हैं? पहली जो क्लोज टेस्ट की फर्स्ट वीडियो है उसको अब तक 3000 लोग देख चुके हैं। ठीक है, और कमेंट तो ऐसे ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। कश्मीर तक मेरी वीडियोस पहुंची थी, कश्मीर से बच्चों के कमेंट आ रहे, थैंक यू गुरुजी, लव फ्रॉम कश्मीर। तो मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप कमेंट जाके पढ़ोगे मेरी वीडियोस के नीचे, यू विल गेट टू नो की व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हम कर चुके हैं पहली क्लास में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आज हम करने वाले हैं ये क्लोज टेस्ट क्लास 2। ठीक है, हमारा इंग्लिश का टारगेट है 135 में से 135, बोला है तो करके दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन को पॉज करके आप एक बार फटाफट से क्या करो, इस क्लोज टेस्ट को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर जाओ, पढ़ जाओ एक बार कि किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर, एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, आपको बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और पढ़ो इसको।
आई होप आपने पढ़ लिया, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब जरा पढ़ते हैं इसको और करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने जो आंसर्स है ना, मैंने आज क्या किया, आज की क्लास में ना मैंने आंसर्स को ना स्टार में इंडिकेट कर दिया। अभी आप आगे क्वेश्चंस देखोगे तो मैंने जो आंसर्स हैं उस पर मैंने मतलब थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा जल्दी समझाने के लिए मैंने आंसर्स को स्टार में कर दिया बेसिकली। मतलब जो सही आंसर है उसके सामने आपको एक एस्टेरिस्क का जो साइन है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑरली। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें ये बात जरूर समझनी चाहिए दैट पीपल कैन प्रोसेस, कि लोग जो हैं प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज को समझना, वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, कि लोग बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, प्रेजेंटेड ऑरली। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ऑरली दी जा रही है, मतलब केवल मुंह से बोलकर बताई जा रही, तो लोग उसको बहुत बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो उसको जल्दी प्रोसेस कर पाए। केवल अगर मैं आपको सुना रहा हूं, अब मान लो आपके सामने ये स्क्रीन जो है, ये स्लाइड आपके सामने होती नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होता, केवल आप मेरे शब्दों को सुनते और मैं आपको ये पूरा पैसेज पढ़ के बताता, तो क्या आप समझ जाते? नहीं समझ पाते। जब तक आप उसको आंखों से देखते नहीं हो, विजुलाइज नहीं करते हो जब तक आप उसको, तब तक आपको वो चीज जल्दी समझ में आती नहीं। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑरली, जो ऑरली प्रेजेंट किया जाता है। सो इसीलिए इट इज डैश पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर, इट इज डैश, ये है क्या है, क्या है ये, अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब कोई ऐसा एक्शन जिस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, है ना, अर्जेंट का मतलब तुरंत किया जाने वाला। इमैटेरियल का मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी, और अननेसेसरी का मतलब भी क्या होता है, गैर महत्वपूर्ण, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑरली, सो इट इज डैश पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर, ये एक टीचर के लिए डैश है, टू रियलाइज, इस चीज को रियलाइज करना, दैट स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स लिसन्ड टू 3 और 4 टीचर्स डैश। अब आप एक बात हो, यहां पर बोल रहा है कि भाई जो चीजें ऑरल फॉर्म में है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, या बहुत ज्यादा गैर महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज्यादा गैर महत्वपूर्ण, दोनों की मीनिंग सेम होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे सर बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर, एक टीचर के लिए खास करके क्या इंपॉर्टेंट है, टू रियलाइज। अब देखो यहां पर रियलाइज करने की बात हो रही है, तो रियलाइज करना टीचर के लिए क्या है, जरूरी है, जाहिर सी बात है। ऊपर हमने क्या पढ़ा कि भाई जो ऑरल इंफॉर्मेशन होती है एक टीचर के लिए, किसी के लिए भी उसको प्रोसेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर अ टीचर टू रियलाइज, ये रियलाइज करना, तो जाहिर सी बात है रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज को आपको पॉजिटिव टोन में लेके जाना है ना। दैट द स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स, कि जो स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स लिसन टू 3 और 4 टीचर्स, की जो एक स्टूडेंट है ना वो सुन चुका है, देखो लिखा है ना हैव लिसनड, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन चुके हैं टू 3 और 4 टीचर्स डैश यू, डैश यू का अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे सुन चुके हैं, या बिफोर, अगर मान लो आप एक टीचर हो और मैं कह रहा हूं कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक स्टूडेंट जो है ना आपको सुनने से पहले भी 3-4 टीचर को सुन चुका है। जैसे मान लो स्कूल के अंदर 5वां पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो यानी कि 5वें जो टीचर है वो आए पढ़ाने के लिए, लेकिन उस टीचर को यह भी समझना चाहिए कि उसको सुनने से पहले वो जो बच्चे हैं उस टीचर को सुनने से पहले भी कुछ टीचर्स को सुन चुके हैं। तो उससे पहले की बात हो रही है कि 3 और 4 टीचर्स, कि 3 या 4 टीचरों को डैश यू, किससे, बिफोर यू, बिसाइड यू, आफ्टर, तो आपको सर बिफोर यू, क्योंकि तुमसे पहले वो 3-4 टीचरों को सुन चुका है। तो केवल ऑरल इंफॉर्मेशन से काम नहीं बनेगी, क्योंकि केवल बोला बोल, अब 3-4 टीचरों को वो तुमसे पहले सुन चुका है, फिर वो तुम्हें सुनेगा, तो कितनी चीजों को वो याद रखेगा, बोली गई चीजों को, है ना। तो वही कह रहा है कि देखो आपको पता है बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब बाजू में, बगल में, और आफ्टर का मतलब बाद में। तो यहां पर क्या लिखा है, सुन चुका है, तो जाहिर सी बात है काम हो चुका है, क्योंकि हैव लिसन्ड यानी कि काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बाद की तो बात ही नहीं हो रही ना, बोल रहा है सुन चुका है यानी कि काम हो चुका है, यानी कि तुमसे पहले सुन चुका है, तुम्हारे बाद नहीं, तुमसे पहले सुन चुका है। बिहाइंड का मतलब पीछे नहीं सुन चुका, बिसाइड का मतलब बगल में नहीं सुन चुका, तुमसे पहले सुन चुका है, तो क्या आ जाएगा, बिफोर यू, कि वो तुमसे पहले भी 3-4 टीचरों को सुन चुका है। सो इसीलिए द टीचर मस्ट हैव प्रॉप्स लाइक नोट्स, इसलिए टीचर के पास कुछ प्रॉप्स होने चाहिए, जैसे कि नोट्स होने चाहिए, हैंड आउट्स, कुछ पर्चे वगैरह होने चाहिए जो बच्चों को बांट दे वो, एंड स्लाइड्स, जैसे ये आपको पता है स्लाइड के ऊपर मैं आपको करवा रहा हूं, अभी नेक्स्ट स्लाइड आएगी। दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल, जो कि क्या करेगा, लर्निंग मटेरियल को बनाएगा, लर्निंग मटेरियल को बनाएगा, क्या बनाएगा, डैश अलाइव। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है, कम अलाइव, गो अलाइव, स्टे अलाइव, या डिपार्ट अलाइव। तो आपको सबकी मीनिंग पता है, आपको पता है, देखो अगर आपको फ्रेज याद हो, कम अलाइव, टू मेक समथिंग कम अलाइव, टू मेक
समथिंग, अगर मैं बोलता हूं टू मेक समथिंग कम अलाइव, कम अलाइव, तो इसका मतलब होता है जीवित कर देना। जीवित कर देना किस फॉर्म में, मतलब मान लो जैसे बोलते ना कि यार तुमने तो मतलब जान डाल दी पार्टी में, तो पार्टी में जान डालने का मतलब ये तो नहीं कि मैंने पार्टी को जिंदा कर दिया, पार्टी के इंसान बन गया और पार्टी खड़ा होकर हु कर रहा, नहीं ना। पार्टी में जान डाल देने का मतलब है कि पार्टी बिल्कुल मोनोटोनस था, बिल्कुल सुस्त था, कोई एनर्जी नहीं थी किसी के अंदर, और जान डालने का मतलब बिल्कुल जिंदा दिल, कहते हैं ना कि तुमने पार्टी में जान डाल दी, तो वही है कम अलाइव का मतलब क्या होता है, जान डाल देना। तो वहां पर वही तो बात हो रही है, देखो क्या कह रहा है कि जो तुम ये नोट्स दोगे, हैंडआउट्स दोगे, स्लाइड्स दोगे, क्या करेगा, दैट विल मेक द लर्निंग, ये लर्निंग को क्या कर देगा, लर्निंग मटेरियल को क्या कर देगा, कम अलाइव, मतलब उसमें जान डाल देगा। मतलब तुम अगर ये चीज देते हो तो लर्निंग का जो मटेरियल है उसमें जान डाल देगा, तो कम अलाइव फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टे दैट विद देम अ विजुअल एड। मैंने कहा ना कि जब तक बच्चा देखेगा नहीं, जब तक विजुअलाइज नहीं करेगा उस चीज को, अ विजुअल एड, एड माने सहायता, अ लिटिल मूवमेंट और कलर विल गेट स्टूडेंट्स अटेंशन। जब मान लो बच्चों की नजरों के सामने नोट्स होंगे या स्लाइड्स होंगी, रंग बिरंगी स्लाइड्स, है ना, कह रहे ना देखो थोड़ा सा मूवमेंट होता रहेगा स्लाइड्स का, स्लाइड्स चलती रहेंगी तो बच्चे का अटेंशन भी वहां पे रहेगा, है ना। और कलर विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन, इससे क्या होगा, बच्चों का अटेंशन तुम्हें मिल पाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, टू, टू के बाद क्या है, देखो ऑप्शंस, गैस, डिसाइड, डिटेक्ट, रियलाइज। यहां पर लिख देता हूं मैं, बताना क्या आंसर आएगा। टू, गैस, डिटेक्ट, डिसाइड, रियलाइज, डिसाइड और रियलाइज। अब आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, क्या लिखा है, देखो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू, टू डैश इज दैट, वो ये है टू, देखो इंपॉर्टेंट थिंग की बात हो रही है, एक और जरूरी चीज क्या है, तो एक और जरूरी चीज क्या है, क्या करना है, गैस करना है, एक और जरूरी चीज गैस करनी जरूरी है, या एक और महत्वपूर्ण चीज डिटेक्ट करनी जरूरी, डिटेक्ट का मतलब खोजना, ठीक है, या छानबीन करना, जासूसी करना, डिसाइड का मतलब निर्धारित करना, रियलाइज का मतलब क्या होता है, महसूस करना, किसी चीज की अनुभूति हो जाना, बोलते ना कि मैंने रियलाइज कर लिया, मतलब मुझे अनुभूति हो गई है, मुझे महसूस हो गया। तो एक और जरूरी चीज है जो कि क्या है, महसूस करना जरूरी है, एक और ऐसी चीज जो कि क्या है, रियलाइज करना जरूर, क्योंकि आप टीचरों को बता रहे हो कि भैया आपको रियलाइज करना पड़ेगा ये, कि स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ऑरल इंफॉर्मेशन काफी नहीं, आपको उसको स्लाइड्स, नोट्स, हैंडआउट्स, ये चीज देनी पड़ेगी। तो आप यही बोल रहे हैं ना कि टीचर को रियलाइज करना जरूरी है, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, रियलाइजेशन की बात हो रही है। तो क्या लिखा है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको क्या करना है, रियलाइज करना है, इज वो ये है, दैट लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज स्पोकन फास्ट, कि अगर लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड से सेंटेंसेज अगर मैं जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दूं, आर सिंपली टू डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है समझना। देयरफॉर, इसीलिए डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज, इसीलिए डैश टू यूज, पांचवें में क्या है, मैंडेटरी एडवाइजेबल, सॉरी, इट इज देयरफॉर, ये इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, या एडवाइजेबल है, या कंपलसरी है, या प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब तो क्या होता है, वर्जित, मना करना, तो मना करने की बात तो नहीं रही, यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई जरूरी है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। देखो सेंटेंस को पढ़कर मीनिंग पता लगाया करो, यहां पर बोला है कि अगर आप लंबे लंबे सेंटेंसेस को, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को बोलना शुरू करोगे तो स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल आएगी, इसीलिए, इसीलिए क्या, इसीलिए ये एडवाइजेबल है, इसीलिए मतलब आपको सलाह दी जा रही है कि भाई आप क्या यूज करो, आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो, दैट मेक सेंस टू देम इंस्टेंटली, जिसका सेंस उनको जल्दी ही समझ में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवाइजेबल। ये क्या है, एडवाइजेबल है। हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स को एडवाइज ही तो दे रहे हैं ना, पूरे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, कि टीचर के लिए क्या है, ये एडवाइस दी जाती है टीचरों को कि आप लंबे लंबे सेंटेंसेस ना बोलकर आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोले, जिससे बच्चों को वो जल्दी से समझ में आए। ठीक है भाई। कंपल्सरी और मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, जरूरी। एडवाइजेबल का मतलब क्या होता है कि मतलब सलाह के योग्य, तो मतलब ऐसी सलाह दी जाती है, इट इज एडवाइजेबल, ऐसा एडवाइजेबल है इसीलिए टू यूज, कि आप यूज करें शॉर्ट सेंटेंसेस, कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस क्या करें, यूज करें। ठीक है भाई, आई होप आपने सारे क्वेश्चंस करे होंगे। चलो देखो, ये मैं बता रहा था कि यहां पर जो करेक्ट आंसर है मैंने यहां पर इसको, इसकी मदद से मैंने दर्शा दिया है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आप मुझे बताना कि आपको इस फॉर्म में चाहिए क्वेश्चंस, या फिर आपको जैसे अभी मैंने पांचवा कराया कि यहाँ पर कुछ मैंने आपको हिंट नहीं दिया आंसर का, आपको किस फॉर्म में चाहिए आप मुझे बताना, फिर मैं अगली क्लास में उसी फॉर्म में रखूंगा इसको। ठीक है, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आंसर ऐसे साथ साथ में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो। रेडविंग हैड रेड, पढ़ो इसको। रेडविंग हैड रेड, रेडविंग ने पढ़ा था, डैश दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, ऑप्शंस देखो,
रेडविंग हैड रेड, रेडविंग ने पढ़ा था नेग्लिजेंटली। देखो नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह, और नेग्लिजेंटली का मतलब लापरवाही से। तो रेडविंग ने लापरवाही से पढ़ा था दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड। अब जाहिर सी बात है, अगर रेडविंग ने अपने फेवरेट राइटर को पढ़ा तो इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो, पढ़कर पता लग जाती है, कॉमन सेंस इसी को कहते हैं कि रेडविंग अगर अपने फेवरेट राइटर को पढ़ने की बात कर रहा है तो लापरवाही से तो नहीं पढ़ेगा ना भाई। ठीक है, होलजम का मतलब क्या होता है, हेल्दी, जो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है, होलजम कहते हैं उसको। ठीक है, या पूरा का पूरा कह सकते हो, होलजम कहते हैं उसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला, हाँ, केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाह। ये तो एक एडजेक्टिव है, ये तो वैसे भी नहीं आ सकता। देखो रेड को आपको क्वालिफाई करना है ना कि उसने पढ़ा था, तो यहाँ पर एक एडवर्ब आना चाहिए, तो ये तो एडजेक्टिव है। केयरलेसली अगर होता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन केयरलेसली भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर अपने फेवरेट राइटर को पढ़ने की बात कर रहा है, तो केयरलेसली तो नहीं पढ़ेगा, नेग्लिजेंटली तो नहीं पढ़ेगा। होलसम का मतलब तो क्या होता है, तंदुरुस्त, या फिर कह सकते हो स्वस्थ, या फिर सेहतमंद कह सकते हो, तो सेहतमंद भी नहीं, यहाँ पर क्या होगा, समवेयर, कि उसने कहीं पढ़ा था। रेडविंग हैड रेड, कि रेडविंग ने पढ़ा था समवेयर, कहीं पे, कहीं पे तो उसने पढ़ा था, समवेयर का मतलब कहीं। रेडविंग हैड रेड समवेयर, कि रेडविंग ने कहीं पढ़ा था दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर्स, कि उसके फेवरेट राइटर्स में से जो एक है अर्नेस्ट हेमिंगवे, जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे, हैड बीन आस्क्ड, उससे पूछा गया था एक बार, व्हाट वाज द बेस्ट डैश फॉर अ नोवेलिस्ट, कि एक नोवेलिस्ट के लिए बेस्ट डैश क्या है, बेस्ट डैश क्या है फॉर अ नोवेलिस्ट। अब बेस्ट क्या, बेस्ट नेचर, एक नोवेलिस्ट के लिए बेस्ट नेचर क्या है, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। तो एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बढ़िया प्रकृति क्या है, क्या आपको लग रहा है कि कहीं से भी ये मैच कर रही है बात, बढ़िया प्रकृति, सबसे बढ़िया प्रकृति क्या है। एटमॉस्फेयर होता तो फिर भी समझ में आता कि एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, कहां पर उसको नोवेल लिखना पसंद है, पहाड़ों पर या नदी के किनारे या फिर एक बड़े से मतलब मिडो के अंदर, तो एटमॉस्फेयर होता फिर भी समझ में आता। लेकिन यहाँ पर नेचर, नेचर का मतलब तो प्रकृति है, तो यहाँ पर नोवेलिस्ट का, नोवेलिस्ट की अपनी खुद की प्रकृति थोड़ी होगी, प्रकृति तो मतलब एक कॉमन सी चीज है जो सबके लिए एक ही है, नेचर है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, रखरखाव। तो एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट रखरखाव क्या है, रखरखाव की बात नहीं हो रही। एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बढ़िया मेडिकेशन, मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, दवाई देना। मेडिकेशन का मतलब वही था ना, जब दवाई किसी की चल रही है तो उसको जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज ऑन मेडिकेशन, मतलब वो दवाई पर है, मतलब उसकी दवाई चल रही है। तो एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट मेडिकेशन क्या है, एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग क्या है, एक नोवेलिस्ट के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग क्या है, सबसे बेस्ट ट्रेनिंग क्या है, मतलब वो कौन सी ट्रेनिंग है जो नोवेलिस्ट करे और सबसे बेस्ट है वो। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, अपने आप निकल गया ट्रेनिंग फॉर नोवेलिस्ट। ही हैड सेड, तो उसने एक बार कहा, किसने कहा, हेमिंगवे ने कहा, उसने क्या कहा, एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, कि एक नोवेलिस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है वो क्या है, एन अनहैप्पी चाइल्डहुड। एक अनहैप्पी चाइल्डहुड मतलब एक ऐसा बचपन जो कि अनहैप्पी रहा हो, तो वो बचपन जो है, क्योंकि बचपन एक अपने आप में क्या है, एक बचपन एक अपने आप में दौर है, कोई एक पॉइंट तो नहीं है ना कि एक पॉइंट पे बचपन आया फिर खत्म हो गया। बचपन अपने आप में एक दौर होता है, कि एक शुरू होता है, फिर बचपन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो एक पूरा दौर होता है अपने आप में, तो वो एक ट्रेनिंग ही तो है एक प्रकार की। ठीक है, एन अनहैप्पी चाइल्डहुड, रेडविंग हैड एंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप, रेडविंग हैड एंजॉयड, रेडविंग ने बहुत इंजॉय किया था, अ फाइन टाइम, एक अच्छा समय एंजॉय किया था, ग्रोइंग अप, यानी कि रेडविंग जब बड़ा हो रहा था, जब बचपन से जवानी की ओर जा रहा था, तो उसका समय अच्छा चल रहा था। बट ही डैश इफ दिस होल्ड, बट ही, लेकिन वो क्या, वेस्टेड। देखो यहाँ पर क्या, इफ हम कब लगाते हैं, जब हम संशय की, शंका की, डाउट की बात करते हैं, कि आई डाउट इफ ही विल गो विद मी और नॉट, समझ में आ रहा है, या आई डाउट वेदर ही विल गो विद मी और नॉट, तो आपको पता है जो काम वेदर करता है वही काम इफ करता है, तो इफ हम तब लगाते हैं जब हम डाउट में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, बट ही डैश इफ दिस होल, अब देखो इफ वेस्टेड, बट ही वेस्टेड, लेकिन उसने वेस्ट कर दिया, इफ दिस होल, आपको कुछ भी मैच कर रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पर वेस्ट करने की बात कुछ भी हो रही है। वेल्ड का मतलब आपको पता ही क्या होता है, लोहे को लोहे से जोड़ना, आपको पता है ना, एक मशीन आती है उसमें वो लंबा सा कुछ लगा देते हैं वो, और यहाँ पे काला चश्मा पहन के वेल्डिंग करते हैं, उसको बोलते हैं वेल्ड, स्टील को स्टील से जोड़ देना। तो वेल्ड, भाई यहाँ पर जो रेडविंग है वो वेल्डिंग थोड़ी कर रहा है। वंडर का मतलब क्या होता है, यहाँ से वहां घूमना, इधर से उधर भटकना, इधर से उधर जाना। तो आपको पता है ना, तो वेस्ट करने की बात हो रही है, एलिमिनेट कर दिया आपने, ना वेल्डिंग कर रहा है वो, ना वंडर कर रहा है वो, क्या कर रहा है, वंडर। इस वंडर का मतलब क्या होता है, सोचना, बोलते ना आई वंडर, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, आई वंडर कि मैं सोचता हूँ, वंडर का मतलब सोचना। तो ही वंडर्ड इफ, क्योंकि यहां पर भी देखो संशय की बात हो रही है ना, इफ, यदि मतलब या क्या, तो इफ हम तब लगाते हैं जब हम डाउट में होते हैं। तो ही वॉन्डर्ड, कि वो कभी कभी सोचता था, ही वॉन्डर्ड इफ दिस होल वर्ल्ड, दिस होल, सॉरी वर्ल्ड तो लिखा ही नहीं है, इफ दिस होल, कि जो पूरा का पूरा क्या, ऑप्शंस देखो, होल्ड एक्सपिएशन, एक्सपिएट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना,
कि ये जो पूरा पश्चाताप है, क्या पश्चाताप की कहीं पर बात हो रही है? ये जो पूरा एक्सेस्पिरेशन है, एक्सेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस्पिरेट का मतलब क्या होता है? जब आप हतोत्साहित हो जाते हो। एक्सेस्पिरेशन यानी कि अनोवेंस कह सकते हो आप। एक्सेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हो? अनोवेंस, चिड़चिड़ापन, अनोवेंस। ठीक है, यहां पर अनोवेंस की बात नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेशन की बात नहीं हो रही है। देखो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ो। इफ दिस होल डैश वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवल, यहां पर वो अनफोल्ड होने की बात कर रहा है, मोर लाइक अ नोवल। किस चीज के अनफोल्ड होने की बात कर रहा है? अपने चाइल्डहुड की, कि उसका जो बचपन था, जब वो मतलब बचपन से जवानी की ओर जा रहा था, है ना, ही वॉन्डर्ड, वो सोचता था, इफ दिस होल, कि जो पूरा का पूरा क्या है, ये जो पूरी की पूरी उसकी बचपन से लेकर जवानी तक की जो यात्रा है ना, बचपन से लेकर जवानी तक की जो यात्रा है, वो अनफोल्डिंग, वो अनफोल्ड हो रही थी। वो क्या हो रही थी? अनफोल्ड हो रही थी। तो बचपन से लेकर जवानी की जो यात्रा है, तो यात्रा के लिए एक ही वर्ड मुझे मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का मतलब होता है कहीं से कहीं की ओर यात्रा, उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन। ठीक है, जर्नी एक तरह की। तो इफ दिस होल एक्सपीडिशन की जो पूरी की पूरी एक्सपीडिशन है, ये जो पूरी की पूरी क्या है? एक्सपीडिशन है, वॉज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवल, ये पूरा का पूरा एक नोवल की तरह अनफोल्ड हो रहा था, ये अपने आप में एक नोवल था। एंड वुड बी डैश ऑन वन पर्सन, एंड वुड बी डैश ऑन, वुड बी ब्लूम्ड ऑन, ब्लूम का मतलब खिलना, ब्लेस्ड ऑन या बेस्ड ऑन या ब्लेम्ड ऑन। तो आपको पता है यहां पर बात किसकी हो रही है? बेस्ड ऑन, निर्धारित होगा, ऑन वन पर्सन, एक ही पर्सन पर निर्धारित है। बेस्ड है, बेस्ड का मतलब पता है ना, निर्धारित होना। बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन कैरेक्टर। देखो वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर पर क्या होगा? बेस्ड होगा, ब्लेम्ड नहीं होगा। किसी को ब्लेम करने की बात नहीं हो रही है। देखो यहां पर किसी को ब्लेम करने की बात नहीं हो रही है, किसी को ब्लेस करने की बात नहीं हो रही है, ना किसी चीज के खिलने की बात हो रही है, निर्धारित होने की बात हो रही है कि वो निर्धारित। एंड वुड बी बेस्ड ऑन वन पर्सन, वन कैरेक्टर, द गाय इन चार्ज हिम। मे बी यू गॉट अ हैप्पी चाइल्डहुड एंड देन अनहैप्पी अडल्टहुड, एंड दैट्स हाउ नॉवेल्स वर्क। आया समझ में आपको? तो अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करते जाते हो, तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट से स्क्रीन को पॉज कर लो और एक बार इसको फटाफट से पढ़ लो, फास्ट। क्वेश्चन को गो थ्रू कर जाओ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस बारे में है। पढ़ लिया? आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब मैं इसको एक बार पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, की उत्तर प्रदेश में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है, अगर आपने ग्रामर में पढ़ा हो तो आपको पता है, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या, वन ऑफ द बिग स्टेट्स, मैंने क्या कहा? नाउन जो आएगा प्लूरल आएगा। स्टेट है, स्टेट्स होना चाहिए, इसमें स्टेट्स है, इसमें स्टेट है, ये तो वैसे ही कट गया। इसमें स्टेट्स है माना मैंने, लेकिन पता गलती क्या है? मोर के साथ बिग, जब आपको पता है कि बिग का कंपैरेटिव जो होता है वो बिगर होता है, बिग का कंपैरेटिव बिगर होता है, तो बिग के साथ मोर क्यों लगाया? भाई मोर तो तब लगाते हैं ना किसी ऐसे एडजेक्टिव के साथ में जिसका कंपैरेटिव नहीं बनता ई आर या आर लगाकर। समझ में आ रहा है? मोर जैसे जैसे हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का कंपैरेटिव आप मोर हार्ड वर्किंग से बनाते हो, है ना। ब्यूटीफुल का बनाते हो मोर ब्यूटीफुल, लेकिन जब बिग का बिगर है तो अलग से मोर काय को लगाना? हाँ लग सकता है एक अलग केस के अंदर जो मैंने एडजेक्टिव में आपको समझा रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं लग रहा, तो आपको पता है मोर बिग तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो तीन ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, एक ही आंसर बचा, खत्म। क्योंकि देखो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री तो बिगेस्ट, और आपको पता नाउन आपको मैंने बताया प्लूरल, तो स्टेट्स। तो क्या आ जाएगा? ऑल स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, कि इंडिया में जितने भी बड़े स्टेट्स हैं उनमें से उत्तर प्रदेश एक है। विल नाउ डैश और सेव वाटर, देखो विल नाउ डैश, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑर्गेनाइज, हैव मैनेज्ड। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है? विल है। आपको पता विल क्या है? एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं भाई मेरे? मॉडल के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है। आईएनजी है ना, यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है। एक ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑर्गेनाइज, खत्म। ठीक है, ऑल स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, विल नाउ ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करेगा, विल नाउ ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज ही, हाँ ऑर्गेनाइज। अच्छा कहीं कहीं पर ऑर्गेनाइज ऐसे होता है, कहीं कहीं पर ऐसे होता है, जेड आता है, तो वो थोड़ा अमेरिकन और ब्रिटिश वाली बातचीत है, उसको इग्नोर किया करो आप, स्पेलिंग यही है वैसे।
हमारे हिसाब से, ठीक है। विल नाउ ऑर्गेनाइज अ सेव वाटर, एक सेव वाटर रिचुअल, मतलब एक सेव वाटर का रिचुअल मनाएगा उत्तर प्रदेश नेम, जिसका नाम क्या होगा, जल भरो, ठीक है। एक अभियान है बेसिकली, इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटनिंग टू इनॉग्रेट देयर एनुअल कॉन्वोकेशन, मतलब पहले इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटनिंग मतलब इनॉग्रेट देयर एनुअल कॉन्वोकेशन, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जब एनुअल कॉन्वोकेशन होता है, जब बच्चों को डिग्रीज दी जाती हैं, तो उस समय वो लैंप लाइटिंग किया करते थे, लेकिन अब इसकी जगह वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे सेव वाटर रिचुअल, जिसका नाम क्या होगा, जल भरो, ठीक है भाई। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज ऑल्सो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्ट्रक्टेड, उसने इंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया दैट एवरी यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है एंड कॉलेज इन द स्टेट के अंदर यानी कि यूपी के अंदर, शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स, कि उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाने चाहिए अपने अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर, ऑन इट्स कैंपस, अपने अपने कैंपस के अंदर। जल भरो, ये जो जल भरो है, सिग्निफाइज, ये सिग्निफाई करता है, किसको सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई करता है होल्डिंग, अच्छा आगे पहले ब्लैंक के आगे पढ़ो, डैश द विजन, सिग्निफाई करता है डैश द विजन, होल्डिंग द विजन, स्ट्रेंथनिंग द विजन, मूविंग द विजन या प्रोसीडिंग द विजन। तो आपको पता है स्ट्रेंथनिंग द विजन मतलब एक विजन है, एक लक्ष्य, एक नजरिया है आगे को लेकर कि हमें आगे ऐसे ऐसे करना है। तो ये जो जल भरो है ना अभियान है, ये क्या करेगा, ये उसी को मतलब सिग्निफाई करेगा, स्ट्रेंथनिंग द विजन, उसी विजन को मजबूत करेगा। तो स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, मजबूत करना, भाई स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, तो जो जल भरो है ना ये मजबूत करेगा, क्या करेगा, द विजन ऑफ जल शक्ति, ये जो जल शक्ति का विजन है ना उसको क्या करेगा, मजबूत करेगा, ठीक है। उसको होल्ड नहीं करेगा, उसको होल्ड नहीं करेगा, उसको मूव नहीं करेगा, उसको प्रोसीड नहीं करेगा, उसको स्ट्रेंथ करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, ठीक है। द विजन ऑफ जल शक्ति, दिस सेरेमनी सिंबलाइजेज, और ये जो सेरेमनी है सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है द डैश इंपॉर्टेंस, देखो ऑप्शंस क्या क्या है, द इमेंस, सिंबलाइजेज द डैश इंपॉर्टेंस, इमेंस इंपॉर्टेंस, इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, टोटल का मतलब पूरा का पूरा, शेयर मतलब केवल, कंप्लीट का मतलब पूरा, आपको पता है। तो आपको पता है यहां पर क्या आएगा, इमेंस आएगा, ठीक है। इमेंस का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि ये सिंबलाइज करेगा, दिस सेरेमनी सिंबलाइजेज द इमेंस, इमेंस का मतलब अत्यधिक, इमेंस इंपॉर्टेंस, अत्यधिक इंपॉर्टेंस यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्णता। तो आपको पता है महत्वपूर्णता की बात हो रही तो क्या लगाएंगे, इमेंस लगाएंगे, कि कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी ना, वो शेयर यानी कि केवल या मात्र महत्वपूर्ण तो नहीं होगी, है ना, टोटल महत्वपूर्ण नहीं, कंप्लीट महत्वपूर्ण नहीं, क्या होगा, इमेंस। इमेंस हम कब लगाते हैं, इमेंस का मतलब होता है वेरी बिग और ग्रेट, इमेंस का मतलब क्या होता है, वेरी बिग और ग्रेट, ठीक है। तो इमेंस इंपॉर्टेंस यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वेयर एज, जहां दूसरी तरफ वेयर एज हम लगाते हैं जब हम क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके ऑपोजिट बताने की कोशिश करते हैं। वेयर एज द लैंप लाइटनिंग सेरेमनी सिंबलाइज्ड, जो लैंप लाइटनिंग सेरेमनी थी वो किस चीज को सिंबलाइज करती थी, रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग। पहले आपको पता है, मैंने बताया ना कि लैंप लाइटनिंग की जगह किसने ले ली, सेव वाटर ने, ठीक है। तो पहले लैंप लाइटनिंग होती थी तो वो किसको सिंबलाइज करती थी, उसको वो सिंबलाइज करती थी रिमूविंग डार्कनेस, अंधकार हटाने को, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से, एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग, और शिक्षा की जो लाइट है उसको चारों तरफ फैलाने का वो सिंबलाइज करती थी। इट इज रियली अ डैश इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब पहल, तो आपको पता है ये क्या है, एक डैश पहले नहीं, कि एक अच्छा पहल है, जाहिर सी बात है अच्छाई की बात हो रही है, पढ़ो ऑप्शंस को। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय, लाउडर का मतलब क्या होता है, लाउड का कंपैरेटिव यानी कि और जोर से, आवाज के लिए लगाते हैं इसको, लाउड का मतलब और जोर से। लोअर का मतलब आपको पता है नीचे, और लेबल्ड का मतलब आपको पता है लेबल करना, किसी को संतुलन में लाना, तो आपको पता है एक ही मैच कर रहा है, ठीक है। सॉरी लेबल, लेबल आपको पता है वो होता है, लेबल किसी भी चीज के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेबल। तो लेबल्ड का मतलब वही हो जाएगा कि किसी भी चीज पर जब आप लेबल लगा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेबल्ड। तो आपको पता है यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, देखो ब्लैंक क्या था, इट इज रियली अ डैश इनिशिएटिव, तो क्या है, एक क्या कैसा इनिशिएटिव है, लॉडेबल, लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाकी का मतलब मैच नहीं हो रहा। लाउडर आपको पता है क्या होता है, लाउड का कंपैरेटिव, लोअर का मतलब आपको पता है नीचे, ठीक है, और लेबल आपको पता क्या होता है, स्टिकर जो लगाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो लेबल्ड का मतलब स्टिकर लगा दिया गया, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, लॉडेबल। एक लॉडेबल इनिशिएटिव यानी कि एक मतलब प्रशंसनीय, तारीफ के काबिल इनिशिएटिव यानी कि पहल है भाई, ठीक है भाई। पढ़ लो जल्दी से इसको फटाफट से, और एक जो रफ आइडिया है लगा लो आप इसके बारे में कि मतलब क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, फटाफट से। चलो, द मसाइज लिव इन, जो मसाइज है
एक प्रजाति है, लिव इन, वो रहते हैं अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पार्ट, वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। तो आपको पता है क्या आएगा यहाँ पर, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। ठीक है भाई, अफ्रीका के किसी एक पार्ट में रहने की बात हो रही है ना, कि अफ्रीका एक, आपको पता है पूरा का पूरा देश है और अफ्रीका के किसी पार्ट में रहने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अ पार्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये तो आप आसान है, तो ऐसे भी कर सकते थे, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब आपको पता है जो समतल जमीन होती है, इन साउदर्न एंड नॉर्दर्न केन्या एंड नॉर्दर्न तंजानिया, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड, ये जो एरिया है डैश ऑफ, तो देखो यहाँ पर क्या कह दे रखा है, सराउंड्स ऑफ, ये जो एरिया है, एरिया जो है ना घेरता है। आपको पता है अगर सराउंड्स आएगा तो उसके बाद ऑफ नहीं आएगा, सराउंड के बाद तो प्रीपोजिशन वैसे भी नहीं आएगा, जैसे मैं बोलूँ कि दिस बिल्डिंग सराउंड्स, ये बिल्डिंग सराउंड करती है, तो ऑफ नहीं आएगा ना बाद में। कंसिडर का मतलब क्या होता है, किसी पहलू पर ध्यान देना, किसी पहलू को सोचना समझना, उसके ऊपर ध्यान देना। बोलते हैं ना कि भाई मेरी बात को जरूर कंसिडर करना, मतलब मेरी बात को या मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर करना, मतलब इस पर ध्यान देना। तो कंसिडर की बात नहीं हो रही है, ये जो एरिया है डैश माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास, ये जो एरिया है ना से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, ग्रास लैंड से, यानी कि दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदानों से मिलकर बना है, ये तो आपको पता है, तो कंसिडर भी नहीं आएगा। मेजर का मतलब क्या होता है, नापना, तो मेजर भी नहीं आएगा, एक ही बच्चा कंसिस्ट। और वैसे भी आपको पता है कंसिस्ट के बाद क्या लगाते हैं, कंसिस्ट के साथ हम लगाते हैं ऑफ, जो कि इक्वल होता है किसके, कंप्राइज के। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू होता है कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है में शामिल होना या से मिलकर बनना, और ऐसे ही होता है कंप्राइज। तो यहाँ पर ऑफ दे भी रखा है ना, तो आपका काम आसान होगा, कंसिस्ट आ जाएगा यहाँ पर अगर आपको पता हो तो द एरिया कंसिस्ट ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस, और इन ग्रासलैंड्स के ऊपर आपको थॉर्नी बुशेस यानी कि कटीली झाड़ियां भी आपको मिलेंगी, एंड रॉकी हिल्स। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ के जो लोग हैं, यही मसाइज लोग जो हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार। लुकिंग फॉर ग्रासेस, और घास को ढूंढते हैं, ग्रासेस मतलब घास या घास वाली जमीनों को ढूंढते हैं, एंड अदर प्लांट्स, और अदर प्लांट्स को, ग्रासेस का मतलब वही घास, आपको पता है ग्रास ढूंढते हैं, और अदर प्लांट्स ढूंढते हैं, डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज, कैटल का मतलब आपको पता है चरने वाले पशु, कैन ग्रेज, या तो वो किसको ढूंढते हैं, ग्रास को, ठीक है, या तो वो किसको ढूंढते हैं, प्लांट्स को, डैश विच, तो क्या आएगा, ऑन विच, बाय विच, एट विच या विद विच, तो आपको पता ऑन विच। कहते हैं ना कि मतलब ऐसी घास या पौधों को ढूंढते हैं जिस पर उनके जानवर पल सके, तो किसी चीज पर पलना, कहते हैं ना कि लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन विच, जिस पर देयर कैटल कैन ग्रेज, जिस पर उनके जानवर जो है वो चर सके, ऐसी जमीन को ढूंढते हैं जिस पर उनके जानवर चर सके। तो जिस पर, तो पर के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, तो ऑन विच, जिस पर। वैसे किसी भी चीज पर पलने की जब बात होती है तो ऑन लगाते हैं ना, जैसे कि ही फीड्स ऑन, जैसे हम बात करते हैं जू की, तो आपको पता है जू जो एक पैरासाइट है जो हमारे मतलब हमारे खून पर पलता है, कह सकते हो तुम, क्या बोलेंगे जू को, क्या बोलते हैं, जू को क्या बोलते हैं, लाउस कहते हैं, क्या बोलते हैं, लाउस। तो हम क्या बोलेंगे, जो लाउस होता है वो क्या करता है, फीड्स ऑन, फीड्स ऑन, तो ऑन लगाते हैं ना, तो जब किसी भी चीज पर निर्भर हो, किसी भी चीज पर आप पल रहे हो, किसी भी चीज पर आश्रित हो, तो ऑन ही लगाते हैं। ठीक है, तो अदर प्लांट्स, लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन विच, जिस पर देयर कैटल कैन ग्रेज, उनके जो कैटल है वो चर सके। दे हैव नो परमानेंट हाउस, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, होम नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सेटल इन वन प्लेस, इन अ प्लेस, जब एक प्लेस में सेटल होना चाहते हैं, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप, तो वो एक छोटा सा कैंप लगा लेते हैं, कॉल्ड मैनियाटा, जिसको मैनियाटा कहते हैं, वेयर, जहां अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर, जहां पर कुछ परिवार जो हैं लिव फॉर, रहते हैं, फॉर अ डैश वीक्स, फॉर अ सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण हफ्ते के लिए रहते हैं। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम हफ्ते के लिए, और लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब क्या होता है, बहुत कम या ना के बराबर, लेकिन ये लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। आपको पता है वीक जो है वो काउंटेबल है ना, तो आपको पता है एक ही बचता है, पर आपको क्या बचता है, एक ही बचता है, वो क्या बचता है, फ्यू। ठीक है भाई, और वैसे भी देखो यहाँ पर दे रखा अ, तो अ के बाद क्या जाएगा, अ फ्यू, तो आपको पता है अ फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ, तो बिल्कुल मैच कर रहा है कि वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर, देखो यहाँ पर है ना अ फ्यू, है ना ये, वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ फ्यू वीक्स, जहां पर कुछ परिवार कुछ सप्ताहों के लिए रहते हैं, और मंथ या फिर कुछ महीनों के लिए। देन दे मूव ऑन अगेन, उसके बाद वो दोबारा वहां से मूव ऑन कर जाते हैं, टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम, टेकिंग देयर फ्यू डैश, वहां से चले जाते हैं और अपने फ्यू, फ्यू मतलब ना के बराबर, जो डैश है, डैश क्या है, डैश बिलोंगिंग्स, यानी कि ना के बराबर, बिलोंगिंग्स मतलब वही सामान, उनका जो सामान है, एंटीक्स मतलब प्राचीन चीजें, भाई जो मसाइज लोग हैं प्राचीन चीजें लेकर क्या करेंगे, है ना। इनिबिशन का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा थॉट या कोई ऐसा विचार जो आपको कुछ करने से रोक ले, बोलते हैं ना कि मन में एक हिचक पैदा होना कि यार मैं करूं या ना करूं, तो इनिबिशन की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो
चले जाते हैं, देखो क्या लिखा है, वो चले जाते हैं टेकिंग लेकर, तो क्या लेकर, हिचक लेकर जाएंगे वो, नहीं ना। क्या वो एंटीक से लेकर जाएंगे, नहीं ना। एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, नहीं ना। बिलोंगिंग्स से लेके जाएंगे, बिलोंगिंग्स का मतलब सामान, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान। तो उनके पास में जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है उसको लेकर वहां से वो चले जाते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो, बेसिक आइडिया लगाओ फटाफट से। पीठ में हो रहा है दर्द, चलो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्या लिखा है देखो, वॉर इज मोस्टली ग्लोरीफाइड, कि वॉर को कई बार लोग ग्लोरीफाई करते हैं। ग्लोरीफाई कैसे करते हैं कि युद्ध में हमारे सिपाही जो हैं वो शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ठीक है, बलिदान दिया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, वो महान थे, महान है, महान रहेंगे। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉर। जब एक वॉर होता है दो देशों के बीच में, जैसे आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी तक शायद चल रहा है वो, तो वॉर को ना ग्लोरीफाई करना एक बहुत बुरी बात है कि आप वॉर को अच्छा बता रहे हो। एक देश जब वॉर में जीत जाता है, एक देश जब वॉर में शामिल होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो उसको ग्लोरीफाई किया जाता है उस देश के द्वारा, जो कि बहुत बुरी बात है। क्योंकि वॉर का दुख वो सैनिक समझ सकता है, वो सिपाही समझ सकता है जो उस वॉर में शामिल है, जो उस वॉर में लड़ रहा है, वो समझ सकता है और उसका परिवार समझ सकता है। बाकी जो सत्ता में लोग बैठे हुए ना, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम क्या है, अपनी सत्ता को बनाए रखना, अपनी कुर्सी को बनाए रखना, अपने स्टेटस को बनाए रखना। लेकिन उनके चक्कर में जान किसको गंवानी पड़ती है, एक सिपाही को, सेना के एक सिपाही को, और उसके पीछे उसका पूरा जो परिवार है वो बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और क्योंकि उस परिवार को दुख ना हो तो अच्छी बात है, शहादत का नाम दे देते हो। लेकिन वॉर असल में क्या, क्या वॉर को ग्लोरीफाई कर सकते हो, क्या वॉर को अच्छा बता सकते हो, नहीं। वॉर किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। वॉर कभी भी जो है ना फाइनल सोल्यूशन नहीं हो सकता। वॉर से केवल और केवल जो है ना जिंदगियां बर्बाद होती हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। क्योंकि वॉर का दुख वही समझ सकता है, मैंने बताया, जिसके ऊपर, जिसका कुछ गया हो, जिसका कोई अपना प्यारा अपने दिल के करीब जो गया हो, जो दुनिया छोड़ के जा चुका हो वॉर की वजह से, तो वॉर बड़ी बुरी चीज होती है। तो वॉर को ग्लोरीफाई करना बहुत बुरी बात है। तो वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। मैं तो वही लिखा हुआ, वॉर इज मोस्टली ग्लोरीफाइड, कि वॉर को ना अक्सर लोग ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। एंड डैश, जाहिर सी बात है, ग्लोरीफाइड एंड, अब एंड क्या करता है, कंजंक्शन को जोड़ता है जो कि लगभग एक जैसे होते हैं। सॉरी, एंड एक कंजंक्शन है जो कि दो शब्दों को जोड़ता है जो लगभग एक जैसे होते हैं। तो वॉर को ग्लोरीफाई किया जाता है एंड सीमेंटेड किया जाता है, सीमेंट में दबाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, नहीं, शार्पन्ड किया जाता है। वॉर को शार्पन्ड कैसे करोगे आप, शार्प कैसे करोगे वॉर को, वॉर को सेक्रीफाइस कैसे करोगे, आप वॉर को यूलोजाइज करोगे। देखो यूलॉजी कहते हैं, यूलॉजाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, आपको पता है यूलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, गुणगान करना। तो देखो बिल्कुल मैच हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि वॉर को हम अक्सर क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं और यूलोजाइज करते हैं। तो वही कह रहा है कि वॉर इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड यूलोजाइज्ड। तो हमें नहीं करना चाहिए, ना ही हमें उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, ना यूलोजाइज करना चाहिए। मतलब उसकी प्रशंसा तो कतई नहीं करनी चाहिए कि वॉर हुआ तो अच्छा हुआ, ये हुआ, जो कि गलत बात है, ठीक है। बाय सोसाइटी, सोसाइटी के लोग करते हैं। द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज एज हॉरिफिक, असल में जो रियल पिक्चर है वॉर की, इज एज हॉरिफिक, वो इतनी ही डरावनी है। एंड, अब यहाँ पर एंड से आ रहा है तो जाहिर सी बात है हॉरिफिक के साथ कोई नेगेटिव वर्ड जुड़ेगा। हॉरिफिक एंड लेंथनिंग, लेंथन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेंथ, मतलब किसी चीज की लेंथ को बढ़ाना, लेंथनिंग होता है। इंस्पायरिंग होता है, नहीं बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है तो हॉरिफिक इंस्पायरिंग। हार्कनिंग होता है, भाई हार्कनिंग का मतलब होता है कि किसी की बात को ध्यान से सुनने को बोलते हैं हार्कन, ठीक है। टू लिसन इंटेंटली, किसी की बात को ध्यान से सुनना। तो आपको पता है यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, यहाँ पर मैच कर रहा है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब बर्बादी भरा, जिसमें सिर्फ बर्बादी होती है। क्योंकि दोनों देखो एक जैसे मैच कर रहे हैं कि वॉरफेयर का जो रियल पिक्चर है वो क्या, बहुत ही डरावना है, और बहुत ही क्या है, डिवास्टेटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, बर्बादी भरा है। एज वन कैन इमेजिन, मतलब इतना डरावना और इतना बर्बादी भरा जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऑफन सोल्जर्स, अक्सर जो सोल्जर्स होते हैं हु विटनेस, जो विटनेस करते हैं, जो मतलब सामने से देखते हैं डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जो एक सोल्जर है वो क्या करता है वॉर के अंदर, हर दिन जब तक वो वॉर में होता है, जब तक वो शहीद नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता है, डेली डेथ को एक्सपीरियंस करता है। सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उसको लाइफ टाइम क्या होते हैं, जो वॉर से आया है ना, जिंदगी भर उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ रहता है। वो आपको नॉर्मल वो कभी रह नहीं पाएगा, उसके दिमाग में जिंदगी भर वो जो चीज है ना उसको हॉन्ट करेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड आर डैश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, और पूरी जिंदगी, आर डैश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, अपनी पूरी जिंदगी वो डैश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शेल्ड हो जाते हैं। शेल का मतलब आपको पता है अलग अलग जो खल होते हैं, है ना, शेल, खांचा। नम, नम का मतलब आपको पता है जब कोई
कोई ऐसी चीज देख ले जिसको देखकर वो बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, उसको बोलते हैं नम। बोलते हैं ना कि मैं तो उसको देखकर नम हो गया बिल्कुल। तो इसी की तो बात हो रही है, ठीक है, कि वो पूरी लाइफ क्या रहते हैं, नम रहते हैं। क्योंकि बाकी दोनों देख लो, क्रीप आउट का मतलब किसी को डरा देना, ठीक है, और हार्डन का मतलब मजबूत कर देना। यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि वो पूरी जिंदगी क्या हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। ऐसा उनके दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है वॉर का, कि मतलब पूरी जिंदगी वो क्या होते हैं, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर उनके मन में तो रहता ही है, इसके अलावा पूरी जिंदगी नम रहते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नम। नम। मैनी वॉर पोएम्स कॉन्ट्रास्ट ऑल द सेंटिमेंटल मिथ्स अबाउट वॉरफेयर बाय। जो कई सारे वॉर पोएम्स है ना, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट है, ठीक है, ऑल द सेंटिमेंटल मिथ्स अबाउट वॉरफेयर, कि मतलब कई सारे जो वॉर की पोएम्स हैं वो क्या करती है, जो सेंटिमेंटल मिथ्स हैं, मिथ्स का मतलब सुनी सुनाई बातें जो है ना वॉरफेयर के बारे में, जो वॉर के बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, उनको कई सारी जो वॉर की पोएम्स हैं वो क्या करती है, देखो क्या करती है, उनके कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके ऑपोजिट है वो, और अपोजिट है वो किस चीज को, इस चीज को प्रूव करती है, इस चीज को क्या करती है, प्रूव करती है। समझो इस बात को, जो कई सारी वॉर की पोएम्स है वो क्या करती है, कॉन्ट्रास्ट करती है, यानी कि ऑपोजिट है ऑल द सेंटिमेंट मिथ्स, उन सारे सेंटिमेंटल मिथ्स के अगेंस्ट है अबाउट वॉरफेयर, वॉरफेयर के बारे में, बाय। और कैसे करती है, कॉन्ट्रास्ट कैसे करती है, बाय, बाय गिविंग, बाय बीइंग, बाय हार्डनिंग, या बाय एक्सपोजिंग। देखो आगे क्या लिखा है, बाय डैशिंग द हार्श रियलिटीज, पोएम्स के अंदर हार्श रियलिटीज को डैश किया जाता है, दैट सोल्जर्स फेस, जो कि सोल्जर जो है वो फेस करते हैं। तो बाय व्हाट, बाय एक्सपोजिंग, वो जो पोएम्स है वो क्या करती है, एक्सपोज करती है, यानी कि खुलासा करती है। क्या एक्सपोज करती है, द हार्श रियलिटीज, हार्श रियलिटीज को क्या करती है, एक्सपोज करती है। तो क्या आ जाएगा, बाय एक्सपोजिंग। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, खुलासा करना। तो बाय एक्सपोजिंग द हार्श रियलिटीज दैट सोल्जर्स फेस, द रियल ट्रॉमा, जो रियल ट्रॉमा है, जो सदमा है, इज सीन इन पीपल, वो लोगों में देखा जाता है, हु आर लेफ्ट टू डैश, हु आर लेफ्ट टू मौन। आपको पता है मौन का मतलब क्या था, मातम मनाना, मातम मनाना, ठीक है। मेमोराइज का मतलब याद कर लेना किसी चीज को, ठीक है, रट लेना। थिंक मतलब सोचना, रेजिस्ट का मतलब विरोध करना या रोकना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, हु आर लेफ्ट टू डैश फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन, मतलब अपने प्रियजनों के लिए जो कि जा चुके हैं, मतलब जिनका देहांत हो चुका है, तो उनके लिए क्या करेंगे, जाहिर सी बात है देहांत होने की बात हो रही है, उनके जाने की बात हो रही है, तो उनके लिए क्या करेंगे, मौन करेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या करेंगे, वो मातम मनाएंगे। आया भाई समझ में कि नहीं आया, ठीक है, पढ़ो इसको जल्दी से, फटाफट से। इसको पढ़ लो, आई होप आपने पढ़ लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके, और ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है। क्या लिखा है देखो, तो कॉर्निया अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग, जो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कवर हमारी आइज को जो कवर करता है। एंड अ स्पेरिफिकल लेंस, एक तरह का स्पेरिफिकल लेंस है वो, मेकअप द आइज लेंस सिस्टम, जिससे हमारा आइज का जो लेंस सिस्टम है, हमारे आइज का जो लेंस सिस्टम है उसमें कॉर्निया भी शामिल है। जस्ट लाइक एनी अदर कैमरा, जैसे कैमरा जो है एक लेंस से मिलकर बनता है, ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो आइज है वो लेंस सिस्टम से मिलकर बनती है, जिसमें कॉर्निया भी शामिल है। द रेटिना इज अ काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म, जो रेटिना है ना, इज अ काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म, वो एक रीयूजेबल फिल्म की तरह है, मतलब जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हो। दिस इज द डैश फॉर इमेजेस, दिस इज द डैश फॉर इमेजेस, हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी चीज हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो कॉर्निया है ना उसका डैश है, डैश ऑफ इमेजेस। तो व्हाट, फाउंडेशन ऑफ इमेजेस, यानी कि जो भी हम देखते हैं ना, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज, जैसे आपको पता है हम कोई भी चीज कब देख पाते हैं, जैसे मैं मेरे सामने इस पेन को देख पा रहा हूँ, क्योंकि इस पेन के ऊपर लाइट पड़ रही है और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे सबसे पहले कहाँ पर पड़ रहा है, कॉर्निया पे ही तो पड़ रहा है। यानी कि जो कॉर्निया है वो किसी भी इमेज को देखने के लिए क्या है, फाउंडेशन है, शुरुआत है। फाउंडेशन का मतलब जो शुरुआत है उसी की बात हो रही है। तो कॉर्निया जो है वो क्या है, फाउंडेशन है फॉर इमेजेस, हमारे इमेजेस को, हम किसी भी इमेज को जब देखते हैं तो उसका फाउंडेशन है। द साइज ऑफ द ओपनिंग, द शेप ऑफ द लेंस एंड द मूवमेंट्स ऑफ द आई आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द वेरियस सेट्स ऑफ मसल, हम मतलब कितनी हमारी आंखें खुलेंगी, हमारे लेंस का शेप कितना होगा, हमारी आइज का मूवमेंट्स कैसा होगा, आर ऑल कंट्रोल्ड बाय वेरियस सेट्स ऑफ मसल, कई सारे मसल्स होते हैं हमारी आइज के अंदर जो उनको कंट्रोल करते हैं इन सारी एक्टिविटीज को। देर आर थ्री थिंग्स दैट हैपन व्हेन यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हो, जैसे मान लो मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो तीन चीजें होती हैं। पहला, टू फिट ऑन द रेटिना, कि ये जो चीज है ना
मेरे रेटिना पे फिट होनी चाहिए, मतलब इसका साइज उतना होना चाहिए जो मेरे रेटिना पे क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। योर आईज टाइनी स्क्रीन, क्योंकि हमारी जो आईज है बहुत टाइनी यानी कि बहुत छोटी होती है, लेकिन आपको पता है छोटी सी आंख से आप एक बड़ी सी बिल्डिंग भी देख सकते हो, बुर्ज खलीफा भी देख सकते हो। भाई हमारी आंख तो इतनी सी है, लेकिन बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आप उसको भी देख पाओगे, एक बार में पूरा देख लोगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहला स्टेप है टू फिट ऑन द रेटिना, कि कोई भी चीज जब आप देखते हो हमारे रेटिना पे फिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारा रेटिना हेल्दी है, ठीक है, तो कोई भी चीज इजीली फिट उस पर हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा उसका शेप या साइज हो, ठीक है। योर आईज टाइनी स्क्रीन, हमारी आंखों का जो टाइनी स्क्रीन होता है उस पर फिट होनी चाहिए। द इमेज मस्ट बी रिड्यूस्ड इन साइज, क्योंकि जो भी इमेज हम देखते हैं, जो इसका जो एक्चुअल इमेज है, मान लो जो बुर्ज खलीफा का एक्चुअल इमेज है वो अलग है, और हम अपनी आंखों से उस इतने बड़े इमेज को, मतलब हमारी इतनी सी आंखों से हम इतने बड़े इमेज को देख पा रहे हैं, है ना, तो उसका जो एक्चुअल इमेज है वो रिड्यूस हो जाता है। हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो उसका जो एक्चुअल इमेज है हमारे रेटिना पर पड़ने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है in size. It is necessary to focus the scattered light at the retina's dash. It is important, it is necessary, ये necessary to focus the scattered light. अभी मैंने बताया था लाइट क्या करती है, स्कैटर होती है। इस चीज पर लाइट पड़ी, वो लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, यानी कि फैलती है, मेरे रेटिना पर आती है। एट द रेटिनाज, रेटिना के क्या, रेटिना के टॉप पे पड़ती है, भाई टॉप पे पड़ती है, या रेटिना के साइड में, या रेटिना के लेन, लेन का मतलब गली होता है, रेटिना के सरफेस पे। तो आपको पता है रेटिना के सरफेस पे, भाई कोई भी चीज मैं देख रहा हूं तो इसकी जो लाइट पड़ रही है मेरे रेटिना के टॉप पे थोड़ी पड़ रही है, रेटिना का टॉप मतलब रेटिना के सबसे ऊपरी हिस्से पे नहीं, साइड में नहीं, रेटिना के सरफेस पे, जो रेटिना का सरफेस यानी कि जो सबसे बाहर का हिस्सा है उस पे पड़ता है रिफ्लेक्शन लाइट का, तो क्या हो जाएगा, सरफेस, ठीक है। सरफेस, रेटिनाज सरफेस, टू मैच द रेटिनाज कर्व, हमारे रेटिना का जो कर्व होता है, कर्व में होता है ना ऐसे, द इमेज मस्ट बी कर्व, तो इमेज भी क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है, मस्ट बी कर्व्ड, कर्व्ड होनी चाहिए। द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया वर्किंग, द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना, जो इमेज है वो रेटिना पर फोकस हो जाता है बाय द लेंस एंड कॉर्निया, जो लेंस और कॉर्निया है, वर्किंग, वर्किंग व्हाट, वर्किंग टुगेदर, जब हमारा लेंस और हमारा कॉर्निया दोनों साथ में काम करते हैं तो इसकी मदद से क्या होता है, किसी भी चीज का जो इमेज है हमारे इजीली किस पर पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। जब क्या क्या, जब हमारा लेंस और कॉर्निया दोनों के दोनों क्या करते हैं, वर्किंग टुगेदर, जब दोनों साथ में वर्क करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को देखना, पूरी आंख में जितनी भी चीज है, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कॉर्निया हो, सबका मिला जुला प्रोसेस होता है ना। भाई कोई अगर एक चीज भी खराब हो जाए मान लो, तो आप, जाहिर सी बात है आपकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं होगी, आप किसी भी चीज को अच्छे से देख नहीं पाओगे। तो यानी कि हमारी आंखों में जितनी भी चीजें, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कॉर्निया हो, सब साथ में काम करते हैं ना, सब साथ में प्रोसेस करते हैं किसी भी चीज को, तो इसलिए क्या बोला, वर्किंग टुगेदर। व्हेन द आई इज अनेबल टू फोकस द इमेज ऑन टू रेटिना, व्हेन द आई इज अनेबल टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना, जब हमारा आई किसी भी इमेज को हमारे रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता, द मेजोरिटी ऑफ विजन प्रॉब्लम होकर, तभी जो आपको विजन की जो प्रॉब्लम होती है इसी वजह से होती है, कब, जब हमारा जो आई है इज अनेबल टू फोकस द इमेज ऑन टू द रेटिना, जब रेटिना पर उसकी इमेज फोकस नहीं कर पाता वो। द कॉर्निया इज रीशेप्ड ड्यूरिंग लेजर आई सर्जरी, फिर आप आई सर्जरी के लिए जाते हो तो उसमें क्या किया जाता है, द कॉर्निया इज रीशेप्ड, हमारे कॉर्निया को रीशेप किया जाता है, कॉर्निया जब बढ़ जाए या घट जाए तो उसको रीशेप किया जाता है ड्यूरिंग लेजर आई सर्जरी, जब लेजर आई सर्जरी होती है, विच ऑल्टर्स द आईज फोकल पॉइंट, और इससे क्या होता है, आपके जो आई का फोकल पॉइंट होता है वो चेंज हो जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिसाइजली फोकस द इमेज ऑन द रेटिना, सबसे पहला फोकस वही होता है, क्योंकि आपको पता है किसकी वजह से आंख खराब होता है, जब आपके रेटिना पर इमेज का जो रियल फोकस है वो नहीं पड़ पाता। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है आई सर्जरी का वो क्या होता है कि भाई फोकस पड़े द इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पर इमेज का फोकस पड़ना चाहिए, तभी आपको कोई चीज दिखाई देगा, जस्ट लाइक इन एन ऑर्डिनरी आई, जो साधारण आंख में होता है। द कॉर्नियाज ऑफ मोस्ट पीपल आर आइदर टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, कई लोगों के जो कॉर्नियाज होते हैं या तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। इन द फर्स्ट सिनेरियो, अगर मान लो फर्स्ट सिनेरियो मतलब अगर बड़े हैं मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कॉर्नियल फ्लैटनिंग इज अकॉम्प्लिश थ्रू लेजर आई सर्जरी, तो आई सर्जरी की मदद से आपके कॉर्निया को फ्लैट किया जाएगा, मतलब जो बड़ा है उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा, ठीक है, फ्लैट कर दिया जाएगा, इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू लेजर आई सर्जरी। द कॉर्निया इज रीशेप्ड इन द लेटर, लेटर का मतलब जो बाद वाला, यानी कि अगर आपका कॉर्निया बहुत छोटा है तो उसमें क्या होगा, कॉर्निया को रीशेप किया जाएगा बाय बिकमिंग राउंडर, राउंड कर दिया जाएगा, राउंड करके उसको छोटा कर दिया जाएगा। दिस कॉर्नियल टिश्यू इज अमेजिंग, ये जो कॉर्नियल टिश्यू है हमारी आंख में, इज अमेजिंग बिकॉज इट हील्स एंड रीबाउंड्स, ये हील हो जाता है, रीबाउंड हो जाता है इमीडिएटली, तुरंत हो जाता है, डैश द नीड फॉर स्टिचेस, डैश द नीड फॉर स्टिचेस, मतलब अपने आप हील हो जाता है, डैश द नीड फॉर स्टिचेस, और अपने आप अगर हील हो रहा है, जाहिर सी बात है, देखो दो चीजें कॉन्ट्रास्ट में चल रही हैं, अपने आप हील हो जाता है, लिखा है ना, कॉर्निया इज रीशेप्ड, रीशेप हो जाता है, सॉरी यहाँ पे थे, बिकॉज इट हील्स, ठीक हो जाता है,
एंड रिबाउंड्स इमीडिएटली, तुरंत ठीक हो जाता है, डैश द, अब अगर तुरंत ठीक होने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है स्टिचेस यानी कि टांके को अवॉइड किया जा रहा है, टांके नहीं पड़ेंगे, तो देखो क्या किया जा रहा है, डैश क्या, एबोलिश करना, एबोलिश का मतलब उन्मूलन करना, किसी चीज को खत्म करना, या एलिमिनेट करना, एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना, बीच में रोक देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। जैसे 4 चीजें हैं और मैं आपसे पूछूं 4 ऑप्शन में से आंसर कौन सा ठीक है, तो आप कहोगे सर मैं इसको एलिमिनेट करता हूं, इसको एलिमिनेट, ये आंसर, तो एलिमिनेट का मतलब उसको हटा देना। तो यानी कि जब हील हो रहा है अपने आप ही, तो उससे क्या होता है, एलिमिनेट कर देता है वो पॉसिबिलिटीज को, किस चीज की, द नीड फॉर स्टिचेस, यानी कि स्टिचेस की जो पॉसिबिलिटीज होती है उसको क्या कर देता है, वो अवॉइड कर देता है या एलिमिनेट कर देता है, तो एक ही आंसर आएगा एलिमिनेट, ठीक है। डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, जो स्टिचेस की नीड है उसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो जरूरत नहीं पड़ी मतलब वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर स्टिचेस टू मेक प्रिसाइज कट्स एज डैश एज अ क्वार्टर माइक्रोन, मतलब जाहिर सी बात है छोटे की बात हो रही है, क्वार्टर माइक्रोन मतलब माइक्रोन अपने आप में छोटी चीज होती है, और क्वार्टर माइक्रोन मतलब बहुत छोटी चीज, तो टू मेक प्रिसाइज कट मतलब एक प्रिसाइज कट लगाना, एज डैश, तो एज व्हाट, एज बिग, आगे जाहिर सी बात है शॉर्ट की बात हो रही, छोटे की बात हो रही, क्योंकि आगे क्या दे रखा है, क्वार्टर माइक्रोन, लार्ज भी नहीं होगा, हाई भी नहीं होगा, एक ही बचा स्मॉल, क्योंकि आगे देखो स्मॉल की बात हो रही है ना, यहाँ पर लिखा ना एज अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ, मतलब इतना छोटा कट लगाओ एज अ क्वार्टर माइक्रोन, माइक्रोन का एक क्वार्टर यानी कि एक चौथाई जो हिस्सा होता है उतना छोटा, तो छोटे की बात हो रही तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है स्मॉल वाला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा स्मॉल, ठीक है भाई। तो ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ये मुश्किल है, हाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आपको बेसिक आइडिया लग जाता है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं इसको करना, ठीक है। अब जरा इसको पढ़ लो फटाफट से, फास्ट, इसको पढ़ो चलो, 11th क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में कराता हूँ, आप इसको पढ़ो क्योंकि अच्छा है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन कराऊँ, और लास्ट क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ ये वाला करवाऊँ आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अगर आपको लेना है आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ले लो, और ये बाकी के इसके 4 क्वेश्चन हैं, इसको आप ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, चलो आप इसको करोगे घर से, क्योंकि खुद खुद भी कुछ करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से अगर नहीं लिया तो। अब ये वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो और इसको सॉल्व करो फटाफट से, ठीक है, पॉज करके पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ो। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन, रिसेशन का मतलब आपको पता है मंदी, संसार जो एक मंदी के दौर से गुजर रहा है, एट सच अ टाइम वन थिंग वी नीड, और इस समय में वन थिंग वी नीड, हमें एक चीज की जरूरत है, इन अब्यूंडेंस बहुत ज्यादा मात्रा में, इस जॉब्स, वो क्या है जॉब्स, हमें एक चीज की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत है, वो क्या है जॉब्स, फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, और जॉब्स किसके लिए, जो सेमी स्किल्ड लोग हैं, मतलब जिनके पास स्किल जो है वो मध्यम स्किल है, मतलब ज्यादा स्किल वाले लोग नहीं, जिनके पास ठीक ठाक स्किल है, एंड अनस्किल्ड, और ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल स्किल नहीं है, भाई जो ऑलरेडी स्किलफुल लोग हैं उनके पास तो चलो जॉब्स हैं, लेकिन जो बेचारे सेमी स्किल्ड हैं या जो अनस्किल्ड हैं, सबसे ज्यादा जरूरत जॉब्स की उनको है, दिस इज द ओनली वे, ये एकमात्र तरीका है, इन विच, जिसमें इक्वल डैश ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन, इक्वल डैश ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस, जिसमें इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, तो बराबर क्या, बराबर स्पेंडिंग, बराबर धन खर्च करेंगे लोग इसके माध्यम से, या बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, तो आपको कैसे बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी क्या है वेल्थ जो है ना, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना के बराबर वेल्थ है, यानी कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, वो बहुत ज्यादा अनइक्वल है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर अनस्किल्ड लोगों को और सेमी स्किल्ड लोगों को अगर जॉब्स दे दी जाए, तो वेल्थ का क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, सब में इक्वल जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो पाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पोइज टू, देखो पोइज टू का मतलब क्या था, जब कोई चीज शुरू होने वाली होती है, शुरू करने वाली, जैसे मान लो कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाली, तो मैं क्या बोलूंगा, द कंपनी इज पोइज्ड टू, तो पोइज टू का मतलब होता है शुरू करना, या कोई चीज शुरू होने वाली है, इस चीज में लगाते हैं, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पोइज्ड टू ऑक्यूपाई दिस पोजिशन, और ये जो जॉब देने की पोजिशन है, इसको कौन टेक ओवर करने वाला है, इस पोजीशन को कौन लेने वाला है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, ये इस पोजीशन को लेने वाला है, जहां पर बहुत सारे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को काम मिलेगा, जिसकी वजह से वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। द आईटी इंडस्ट्री हायर्स पीपल, जो आईटी इंडस्ट्री है वो हायर करता है लोगों को फ्रॉम द अपर मिडल स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब समाज का जो स्तर होता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उसको बोलते हैं स्ट्रेटा, ठीक है। तो जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, वो लोगों को हायर करता है फ्रॉम द अपर मिडल स्ट्रेटा, अपर मिडल मतलब अगर आप अलग अलग लेवल में बांट दोगे तो आईटी जो है ना इस वाले लेवल से लोगों को हायर करता है, एंड रिच फैमिलीज, और रिच फैमिलीज से करता है, यूजुअली इंजीनियर्स, खास करके जो इंजीनियर्स होते हैं, डैश द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और अब देखो क्या आएगा,
डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, अनलाइक का मतलब की तरह नहीं, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, यदि नहीं, और वेयर का वेयर हम कब लगाते हैं, जब हम एक चीज को दूसरी चीज से ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्ट में बताते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये ऐसा करती है जबकि ये ऐसा करते हैं, तो जबकि यानी कि वेयर एज, वेयर एज का मतलब क्या है, जबकि। तो देखो वही तो बताने की कोशिश कर रही है, अब आप आगे पढ़ोगे समझ में आएगा कि जो आईटी इंडस्ट्री है वो हायर करती है जो अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, रिच क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। डैश द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है हायर करती है नर्सेज को टू द ट्यून ऑफ द 80% ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से लोगों को उठाता है। तो देखो दोनों बातें ऑपोजिट है, आईटी जो है अमीर लोगों को उठाता है और हेल्थ केयर जो है वो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से लोगों को उठाता है। तो दोनों बातें एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रास्ट में है, तो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, वेयर एज, ध्यान रखना। जबकि देखो आईटी जो है इन लोगों को काम देता है, जबकि द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है हायर नर्सेज, और नर्सेज को हायर करता है टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, और 80% जो जॉब है हेल्थ केयर के अंदर उसमें 80% जो लोग हैं वो लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर इज अ 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री, असल में जो हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री है ना ग्लोबली, उसकी जो वर्थ है वो कितनी है, 4.5 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है। सेकंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री, और एग्रो इंडस्ट्री के बाद में सेकंड नंबर पे आता है एग्रो, आपको पता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। इवन देन, उसके बावजूद इवन देन हेल्थ केयर डैश ओनली, इसके बावजूद भी जो हेल्थ केयर है डैश ओनली 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डैश ओनली व्हाट, कॉल्स ओनली या क्योर्स ओनली, विजिट्स ओनली या रीच ओनली। देखो कॉल का मतलब क्या होता है, पुकारना, क्योर का मतलब सही करना, विजिट का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर जाना, और रीच का मतलब पहुंच पाना। देखो बहुत बड़ा इसका जो है योगदान है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली, उसके बावजूद भी इवन देन हेल्थ केयर जो है ना रीचेज ओनली 80%, सॉरी 8%, ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके बावजूद भी जो हेल्थ केयर है वो अभी पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में केवल 8% लोगों तक ही पहुंच पाई है। तो पहुंच पाने की बात हो रही है, यानी कि रीच की बात हो रही है, 8% लोगों तक पहुंच पाई है, रीच की बात हो रही है। कॉल की बात को भाई लोगों को कॉल नहीं करेगी, लोगों को क्योर करने की बात नहीं हो रही है, लोगों तक विजिट करने की बात नहीं हो रही, लोगों भाई यहाँ पर एक पॉपुलेशन की बात हो रही है कि इतने परसेंट पॉपुलेशन तक, क्या इतने परसेंट पॉपुलेशन तक पहुंची है, ठीक है। रिच, रिचेज सॉरी रिचेज ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। पॉलिसी मेकर्स शुड लुक एट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज नॉट ओनली एन इंडस्ट्री, की जो पॉलिसी मेकर्स है ना उनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री को केवल एक इंडस्ट्री की तरह ना देखकर विच एड्रेसेस पेन बट ऑल्सो, मतलब केवल इसको एक ऐसी इंडस्ट्री मत देखो विच एड्रेसेस पेन, जो मतलब दर्द का इलाज करती है या दर्द के लिए कह सकते हो एक अच्छा काम करती है, ठीक है, केवल उसकी तरह मत देखो, बट ऑल्सो एज वन, ऐसे देखो विच कैन डैश द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को डैश कर सकती है। तो आपको पता है हेल्थ केयर की जो बात हो रही है, तो आपको पता है उसका योगदान बहुत बड़ा है, तो ये इकोनॉमी को क्या करेगी, क्योंकि लोगों को जॉब देगी, और अगर लोगों को जॉब देने की बात, आपने पूरे पैसेज में यही तो पढ़ा कि लोगों को जॉब देने की बात हो रही है, तो इकोनॉमी को क्या करेगी, इकोनॉमी को इंपीड करेगी, इंपीड का मतलब रोकेगी, इकोनॉमी को असरटेन का मतलब सुनिश्चित करेगी, या परसुएड मनाएगी, या इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगी। तो बच्चा बच्चा जानता है इकोनॉमी को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। द लास्ट सेंचुरी वॉज ड्रिवन बाय मशीन्स, जो पिछली शताब्दी थी उसको मशीन के द्वारा चलाया गया, मतलब मशीनों का बोलबाला रहा, दैट एड्रेस ह्यूमन टॉयल, एंड इट इज स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट दिस सेंचुरी विल बी ड्रिवन बाय हेल्थ केयर, कि ये जो सेंचुरी है ना इसको चलाएगी कौन, हेल्थ केयर चलाएगी। दिस हाउएवर विल ओनली हैपन, ये तभी हो पाएगा इफ पॉलिसी मेकर्स मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, अगर पॉलिसी मेकर्स में मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, अगर वो एफर्ट लगाएं टू डैश द राइट पॉलिसीज इन प्लेस सून, टू डैश द राइट एफर्ट टू डिजायर डिजाइन कट या पुट, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुट, टू पुट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस। देखो टू पुट समथिंग इन प्लेस का मतलब क्या होता है, वैसे एक इडियम है, टू पुट समबडी इन प्लेस का मतलब क्या होता है, टू पुट समबडी इन इस प्लेस, तो इसका मतलब होता है किसी को डिमोटिवेट कर देना कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम तो इसके लायक हो, मतलब कोई अच्छा कर रहा है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, यू आर पुटिंग हिम इन इस प्लेस, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि पुट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस सुन, कि पुट समथिंग इन प्लेस, इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत कर देना या किसी चीज को एक शुरुआत दे देना। तो वही बोल रहा है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू पुट द राइट पॉलिसीज, कि वो राइट, कि वो सही पॉलिसीज को लोगों के सामने रखे, तो पुट का मतलब रखना ही तो होता है, तो पुट ही तो आएगा, कि वो लोगों के सामने सही पॉलिसीज को रखे इन प्लेस सून, कि जल्दी ही वो सही प्लेस पे सही पॉलिसीज को रखें, तो रखने का मतलब पुट होता है, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, पुट, ठीक है। डिजायर का मतलब इच्छा करना होता है, तो पॉलिसी मेकर्स इच्छा ना करें, डिजाइन ना करें, कट ना करें, क्या करें, पुट करें, क्या पुट करें,
पुट द राइट पॉलिसीज, राइट पॉलिसीज को रखे, राइट पॉलिसीज की डिजायर ना करे, राइट पॉलिसीज को कट ना करे, राइट पॉलिसीज को डिजाइन ना करे, राइट पॉलिसीज को रखे इन प्लेस, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेस में, एक प्लेस की बात हो रही है, इन प्लेस, तो एक जगह पर यानी कि सही जगह पर रखें, पॉलिसीज को सही जगह पर रखें। तो यहाँ पर एक प्लेस की बात हो रही है, इसलिए मैंने क्या लगाया पुट, पुट राइट पॉलिसीज इन प्लेस, यानी कि किसी चीज को सही जगह पर रख देना। ठीक है भाई, चलो बाकी जो क्वेश्चन है मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आपको पता है मैं स्लो स्लो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। और मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए जहाँ पर मैं आंसर्स को मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको और जल्दी आंसर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले वाला फॉर्मेट ही ठीक था कि आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद ही कर सको, जहाँ पर मैं आंसर मार्क ना करूँ। तो आप एक बार मुझे बताना कि मैं उस तरीके से कराऊँ या जिस तरीके से मैंने कराया आपको इसी तरीके से आपको करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। A to Z की जो नेक्स्ट क्लास है वो भी आपको मिल जाएगी, पॉसिबली अगर आज हो पाया तो आज, वरना कल आपको मिल जाएगी। किसी वजह से नहीं कर पाया था कल मैं क्लास रिकॉर्ड, ठीक है, बिजी था। तो आप पढ़ते रहो अच्छे से, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद।